आज के अपने ऑनलाइन शिक्षण कार्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अपना जो शिक्षण कार्य है उसका कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान, और इस सामाजिक विज्ञान विषय में जो पुस्तक अपने पास में चल रही है, अभी अपन ने संसाधन पढ़ा था, उसी में दूसरा पाठ है। वो पाठ है, उसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। जब आप एक बार शाम पट पर देखे होंगे शब्दों को, तो लग रहा है ये सब सुने सुनाए हैं, इनमें कोई नई बात नहीं है। भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन, सारे हमें बहुत सरल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमारे जब हम थोड़ा सा बड़े होते हैं और हमारे को कुछ समझने का होता है, तब से ये सब सुनते हैं, जानते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले पाठ जब मैं पढ़ा रहा था, तब भी मैंने कहा था बहुत सारे शब्द हमारे जीवन पर्यंत काम आते हैं और हम बोलते हैं, लेकिन यदि कोई उनके बारे में कहे कि इसका अर्थ क्या है, भूमि शब्द से क्या आशय है, यदि ये प्रश्न आ गया और लिखना पड़े, तो शायद हमको फिर लगता है कि हम लिखने में असमर्थ हो जाएंगे। वैसे हमें पता है भूमि 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 खूब है ना, हम रात और दिन इसको बोलते हैं, और जब यहाँ पर दोनों को देखा जाए, भूमि और मृदा को, तो शायद दिमाग में, मस्तिष्क में एक बात भी आती होगी कि एक ही बात तो है गुरुजी, भूमि मृदा एक। जैसे मैंने पहले आपको जो पढ़ा रहा था, मैंने बताया था ना, बहुत सारे शब्द हैं जो आपस में लगते ऐसे कि इनका अर्थ एक ही तो है, एक ही तो बात है। जैसे मैंने बताया था ना, किराया और भाड़ा, दोनों यदि सामान्य रूप से देखा जाए तो कुछ अंतर दिखाई नहीं देता, किराया और भाड़ा एक ही लगता है, लेकिन वास्तव में दोनों में अंतर है। वही स्थिति भूमि और मृदा की भी है। अपन जब जो जिस बिंदु को स्पष्ट करेंगे तो पढ़ते जाएंगे। तो इसमें पहला जो है वो है भूमि। सबसे पहले हमको यहाँ पर यही पढ़ना है कि भूमि से क्या आशय है, भूमि किसे कहते हैं। तो मैंने आपको आपकी पुस्तक में दिया हुआ है, और फिर भी मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाए कि भूमि से क्या आशय है। और जब भी आपको कभी भूमि शब्द का अर्थ लिखना पड़े, प्रश्न आए, उसका उत्तर देना पड़े, तो आप निसंकोच होकर के दे सके। सामान्य अर्थ में हम बोलते हैं, कहते हैं पृथ्वी की ऊपरी सतह। भूमि का अर्थ है पृथ्वी की ऊपरी सतह। पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं। आपकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है, हम सामान्य रूप से यही इसकी परिभाषा है। लेकिन यदि हम इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करने में जा रहे हैं, तो हमारे एक दो भूगोल वेताओं की जो द्वारा दी गई परिभाषा, उसको यदि पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में भूमि क्या है। तो अपने प्रोफेसर रिकार्डो ने इसकी एक परिभाषा दी, उसने कहा है भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। उन्होंने क्या कहा, भूमि क्या है, भूमि प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। प्रकृति ने हमें इसे बिना शुल्क के जो दिया है, जो दिखाई दे रहा है, वो सब भूमि है। और इसमें सब कुछ सम्मिलित हो जाएगा, समावेश हो जाएगा इसमें, कि चाहे वो हमें निःशुल्क रूप से पेड़ दिखाई दे रहे हैं, चाहे झरने दिखाई दे रहे हैं, चाहे पहाड़ दिखाई दे रहा है, वो सब किसमें आ जाएगा, भूमि में आ जाएगा। इनका मानना ये है। उसी प्रकार से प्रोफेसर मार्शल ने भी इसकी एक परिभाषा दी, उसमें क्या कहा देख लीजिए। उनके अनुसार भूमि से अभिप्राय पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं। वो कह रहे हैं कि केवल इतना ही मत पढ़िए, इतना ही याद मत रखिए कि भूमि का अर्थ है पृथ्वी की ऊपरी सतह, नहीं, इतना ही नहीं पढ़ना अपन को, इतना ही याद नहीं रखना। वो कहते हैं कि उसके लिए आपको ये भी ध्यान में रखना है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं, बल्कि
से है जो प्रकृति ने मनुष्य की मदद के लिए निःशुल्क प्रदान की हैं। ये सब मिलकर के क्या बन गया? भूमि बन गया। क्या बन गया? उन्होंने कहा है भूमि से अभिप्राय पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं बल्कि उन पदार्थों शक्तियों से है जो प्रकृति ने मनुष्य की मदद के लिए निःशुल्क प्रदान किए हैं। और उसमें उन्होंने लिखा ये जो अभी मैंने पहले बोला सब कुछ सम्मिलित है, भूमि जल वायु सूर्य प्रकाश ये सब इत्यादि इत्यादि इत्यादि। क्या बन गया? भूमि। तो मैंने आपको भूमि शब्द का आशय परिभाषा स्पष्ट करने के लिए ये तो लिखा हुआ था आपकी पुस्तक में पृथ्वी की ऊपरी सतह को भूमि कहते हैं, लेकिन मैंने आपको ये शायद आपकी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ कि जो परिभाषा है, तो मैंने आपको ये दो वैसे तो बहुत सारे भूगोलवेताओं ने दिए, लेकिन मुख्य रूप से सामान्य आपकी कक्षा स्तर की जो बात है वो मैं आपको इन दोनों विद्वानों की जो परिभाषा है उससे स्पष्ट ये करना चाहता हूँ कि आपके मन मस्तिष्क में बैठ जाए कि भूमि से आशय क्या है। भूमि शब्द का यदि वहां पर प्रश्न आए भूमि से क्या आशय है, भूमि किसे कहते हैं, तो हम बिना पुस्तक को पढ़े बिना पुस्तक को देखे हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सामान्य हमारे जीवन में ध्यान आ जाएगा। इन्होंने बहुत स्पष्ट किया है कि भूमि से अभिप्राय पृथ्वी की ऊपरी सतह से नहीं बल्कि उन पदार्थ और शक्तियों से है जो प्रकृति ने मनुष्य की मदद के लिए निःशुल्क प्रदान की हैं। और उसमें भूमि जल वायु सूर्य प्रकाश ये सब क्या हो गया? भूमि हो गया। तो मैं समझता हूँ अब आपके मस्तिष्क में भूमि जो शब्द है वो परिभाषित हो गया होगा कि भूमि क्या है। अब जब हम भूमि के बारे में समझ गए भूमि किसे कहते हैं, तो इसके आगे हम बढ़ेंगे तो अगला बिंदु हमारी पुस्तक का है वो है भूमि उपयोग। अब आप सब जानते हैं सामान्य बात है जिस वस्तु का उपयोग करते हैं जिसको हमारे कार्य में लेते हैं वो उसका मतलब है उपयोग। तो यहाँ भूमि उपयोग का अर्थ क्या है? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, इसे भूमि उपयोग कहते हैं। प्रश्न आ गया भूमि उपयोग से क्या आशय है? भूमि उपयोग किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, वो आप जानते ही हैं। भूमि का कार्य उपयोग हम मकान बनाने में, कल कारखाने लगाने में, हम कुएं खोदने, जो भी जितने भी मानव जीवन के जितने भी कार्य हैं वो सारे के सारे हम किस पर करते हैं? भूमि पर करते हैं। तो भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? भूमि उपयोग कहेंगे। तो अब समझ में आ गया होगा कि भूमि उपयोग से क्या आशय है। उसी के साथ में आगे आप बढ़िए तो आपको अगला बिंदु है आपका भूमि का वर्गीकरण, अर्थात भूमि कितने प्रकार भागों में बांटी जा सकती है, भूमि के प्रकार। तो सबसे पहले यदि हम इसको वैसे तो बहुत उसमें हो जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से इसको हम देखें तो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व मीन्स स्वामित्व का अर्थ मालिकाना हक। मैं अपनी भाषा में आपको समझा दूं, मालिकाना हक के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। और ये एक प्रमुख रूप से, वैसे तो हम भूमि का वर्गीकरण करेंगे तो बहुत प्रकार हो जाएंगे भौगोलिक दृष्टि से, ऊपर खाबर भूमि है ना, पहाड़ी भूमि, पथरीली भूमि, वो एक है ना, यानी कि धरातली बनावट के आधार पर हो गया। लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से जो भूमि का वर्गीकरण है वो स्वामित्व के आधार पर, यानी कि उसका मालिकाना हक के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। तो वो दो प्रकार है, और वो दो प्रकार है। पहला कौन सा? पहला है निजी, है ना। पहला प्रकार कौन सा हो गया? निजी भूमि। पहली होगी निजी भूमि और दूसरा हो गया सामुदायिक भूमि। ध्यान में आ रहा है, समझ में आ रहा है? कक्षा के हिसाब से आप इतना तो समझ ही गए होंगे। निजी भूमि जिसका मालिकाना हक, जिसका अधिकार किसी व्यक्ति विशेष का होता है,
एक व्यक्ति का उस पर हक है, उसका अधिकार है, वह क्या कहलाएगा? निजी भूमि। यानी एक व्यक्ति पर्सनल, जिसका कि ये मकान मेरा है, ये खेत मेरा है, ये अपने कहते ना ये अमुक बाड़ा मेरा है, तो ये सब क्या हो गया? वो कौन से प्रकार में आ गया? निजी भूमि। वो उसका जो स्वामित्व है, उसका अधिकार है, प्रोप्राइटर जो है वो एक व्यक्ति है। और दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा सामुदायिक भूमि, यानी कि जिसका मालिक, उसका स्वामी एक व्यक्ति नहीं है, एक समूह, एक समाज, एक संस्था, वो उसका मालिक है, व्यक्ति नहीं है उसका। तो दोनों प्रकारों में अंतर समझ में आ गया होगा। निजी भूमि, जिस भूमि का अधिकार, उसका प्रोप्राइटर एक व्यक्ति विशेष होता है, वो निजी भूमि। और दूसरा है सामुदायिक भूमि, जिसका मालिकाना हक एक समाज, एक समूह उसका मालिक होता है, वह सामुदायिक भूमि है। और ये आपके ध्यान में धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि ठीक प्रकार से आ रहा होगा कि आज हमारे जो किसान भाइयों के पास में या सबके पास में जो भूमि है, बहुत सारा उनके नाम, खातेदारी, उनका मालिकाना हक होता है। और बहुत हमारे वहीं, यदि हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, शहरी क्षेत्रों में मिलेगा, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहाँ जाएंगे तो बहुत सारी भूमि कहते हैं कि ये चरागाह भूमि है, ये है ना गौचर भूमि है। इसका मतलब क्या है? ये उस समाज की, उस समूह की सामूहिक भूमि है। उस पर उस समाज का, है ना, उस समुदाय का, पूरे समुदाय समाज का हक है कि उस पर वो अपना एक व्यक्ति विशेष का हक नहीं है। तो इस प्रकार की भूमि, दोनों प्रकार की जो भूमि है वो अपने को देखने को मिलती है। और हम समझ भी गए होंगे कि निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में क्या अंतर होता है। अधिकतर ये जो सामुदायिक भूमि होती है वो समाज के कार्यों के लिए, है ना, काम आती है। इसमें मैंने आपको बताया ना कि पशुओं के चरागाह के लिए, है ना, पानी की बांध बनवाने के लिए, है ना, सामुदायिक विद्यालय भवन बनवाने के लिए, या सामुदायिक अस्पताल बनवाने के लिए, है ना, इस प्रकार के जो समाज के, समुदाय के कार्य होते हैं, उस सबके लिए भूमि, कौन सी भूमि काम आएगी? सामुदायिक भूमि काम आएगी। तो ये आपके ध्यान में आ गया कि भूमि, है ना, के जो बिंदु हैं वो लगभग मैंने आपको भूमि से क्या आशय है, भूमि किसे कहते हैं, है ना, भूमि उपयोग का अर्थ क्या है, भूमि उपयोग से क्या आशय है। और मुख्य रूप से भूमि का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर दो भागों में किया जाता है। पहला है निजी भूमि और दूसरी है सामुदायिक भूमि। और निजी भूमि और सामुदायिक भूमि की परिभाषा मैंने आपको स्पष्ट करके बता दिया। इस सामुदायिक भूमि को हम साझा भूमि भी, है ना, सब समाज के, ना, इसलिए साझा भूमि के नाम से भी जान सकते हैं। कई बार प्रश्न सामुदायिक भूमि नहीं आकर के आपके आगे साझा भूमि कैसे, किसे कहते हैं, तो आप सोचेंगे कि आचार्य जी ने तो हमें सामुदायिक भूमि पढ़ाई थी, साझा भूमि तो पढ़ाई नहीं। तो इसलिए हम इसको सामुदायिक भूमि या साझा भूमि भी कहते हैं। तो ये भूमि संबंधी जो बिंदु आपने पुस्तक में आपको पढ़ाने थे, वो मैंने एक जगह एकत्रित करके और आपको लिखाए भी हैं। और इन सबको मेरी भाषा में, मेरी अभिव्यक्ति में मैंने आपको स्पष्ट किया है। तो ये अब समझ में आ जाएगा कि भूमि किसे कहते हैं, भूमि उपयोग किसे कहते हैं, भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया जाता है, और वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर कितने भागों में किया जाता है। ये पूरा मैंने आपको पढ़ाया है, समझा है। एक बार आप अपनी पुस्तक खोल करके पाठ नंबर 2 है, उसको आप पढ़िए, देखिए और लिखिए। अगला बिंदु जो प्राकृतिक है, ये अगले लेसन में अपन जब आएंगे तब आपको पूरा करवा देंगे। एक बार निश्चित रूप से आप बाजार से पुस्तक खरीद लाए तो अपन को जब यहाँ पर लेसन होता है, आचार्य पढ़ा देते हैं, उसके बाद में एक बार पाठ को हमें घर बैठ करके पढ़ना। जब आप पढ़ेंगे, फिर आप जब यहाँ पर आचार्य पढ़ाएंगे, जब सुनेंगे और उसको लिखेंगे, तो वह आपको कंठस्थ याद भी होगा, समझ में भी आएगा। जब हमने उसको कभी खोल के ही नहीं देखा, तो केवल सीधा आचार्य जब पढ़ाते हैं तो हमको लगता है अटपटा सा महसूस होता है। इसलिए आप से निवेदन है कि बाजार से आप पुस्तक ले आए तो आप उसको पढ़िए,
ठीक।